हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य गोस्वामी है और मेरे इस नए चैनल कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको जनहित याचिका के बारे में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप इसे देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जनहित याचिका मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह वह याचिका है जो कि लोगों के हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। किसी भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक हित के महत्व के किसी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हैं, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। जनहित याचिका निम्नलिखित न्यायालयों के समक्ष दायर की जा सकती है। प्रथम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष एवं द्वितीय है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष। जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है? जनहित याचिका दायर करने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के सामूहिक हितों जैसे सरकार के कोई फैसले या योजना जिनका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो, किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है? जनहित कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोच रखता हो वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि उसका व्यक्तिगत हित भी सम्मिलित हो। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। यह याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती, लेकिन अगर किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो उस पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कानपुर में स्थित किसी निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा था, तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे। प्रथम, उत्तर प्रदेश राज्य अथवा भारत संघ जो आवश्यक हो अथवा दोनों भी हो सकते हैं। सेकेंड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निजी कारखाना। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? जनहित याचिका ठीक उसी प्रकार से दायर की जा सकती है जिस प्रकार से रिट याचिका दायर की जाती है। उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। प्रत्येक याचिका की एक छाया प्रति होती है। यह छाया प्रति अधिवक्ता के लिए बनाई गई छाया प्रति या अधिवक्ता की छाया प्रति होती है। एक छाया प्रति प्रतिवादी को देनी होती है और उस छाया प्रति की देय रसीद लेनी होती है। दूसरे चरण में जनहित याचिका की दो छाया प्रति प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई देय रसीद के साथ न्यायालय में देनी होती है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की 5 छाया प्रति दाखिल करनी होती है। प्रतिवादी को याचिका की छाया प्रति सूचना आदेश के पारित होने के बाद ही दी जाती है। क्या एक साधारण पत्र के जरिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जी, जनहित याचिका एक खत या पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है, लेकिन यह याचिका तभी मान्य होगी जब यह निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था के द्वारा दायर की गई हो। प्रथम, व्यथित व्यक्ति द्वारा। सेकेंड, सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा, उन लोगों के अधिकारों के लिए जो कि गरीबी या किसी और कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकते। जनहित याचिका में न्याय का प्रारूप प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। प्रथम, सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश। इसमें प्रतिकर औद्योगिक संस्था को बंद करने के आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने के आदेश आदि आते हैं। अंतिम आदेश, जिसमें सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों एवं निर्देशों को लागू करने व समय सीमा जिसके अंदर लागू करना होता है। क्या जनहित याचिका को दायर करने व उसकी सुनवाई के लिए वकील आवश्यक है? जनहित याचिका के लिए वकील होना आवश्यक है और राष्ट्रीय या राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा वकील की सेवाएं प्राप्त कराए जाने का भी प्रावधान है। निम्नलिखित परिस्थितियों में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जब गरीबों के न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों की पूर्ति न कर रहा हो, जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो,
जब कोई कारखाना या औद्योगिक संस्थान वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो, जब सड़क में रोशनी या लाइट की व्यवस्था ना हो जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को तकलीफ हो, जब कहीं रात में ऊंची आवाज में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो, जहां निर्माण करने वाली कंपनी पेड़ों को काट रही हो और वातावरण प्रदूषित कर रही हो, जब राज्य सरकार की अधिक कर लगाने की योजना से गरीब लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े, जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए, उच्च स्तरीय राजनैतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध रोकने के लिए, सड़क एवं नालियों के रखरखाव के लिए, सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए, व्यस्त सड़कों से विज्ञापन के बोर्ड हटाने के लिए ताकि यातायात में कठिनाई न हो। जनहित याचिका से संबंधित उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय: रूरल रूरल लिटिगेशन एवं इंटरलाइटमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और राम शरण बनाम भारत में संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय को प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंड, शीला बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिकाओं को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। रिट 5 प्रकार के होते हैं। प्रथम, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी को निर्धारित करने के लिए प्रयोग आती है। इसका प्रयोग तब होता है जब व्यक्ति को बिना प्राधिकार के निरोध में रखा गया हो। यह व्यक्ति राज्य दोनों के विरुद्ध प्रभावी है तथा संबंधित व्यक्ति के अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति संगठन इसको ला सकता है। मसलन प्रेम विवाह करने के बाद यदि लड़की के परिजन उसके पति घर नहीं जाने देते तो उसका पति यह याचिका लगा सकता है। न्यायालय के सामने यह याचिका लाए जाने पर वह यह आदेश दे सकता है कि व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए ताकि न्यायालय उसके निरोधन के कारणों का परीक्षण कर सके, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है। सेकेंड, परमादेश। यह एक न्यायिक आदेश है जो किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के संपादन का आदेश दे सकता है। यह केवल किसी लोक सेवक के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है तथा मात्र उसके वैधानिक कर्तव्य अधिकार से संबंधित है। लोक सेवक को अपने कर्तव्य निर्वहन में असफल होना चाहिए तभी यह लाई जा सकती है। यह उसी व्यक्ति या पक्ष द्वारा लाई जा सकती है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाई जा सकती। तृतीय है प्रतिषेध। किसी न्यायिक अर्धन्यायिक अधिकारी के विरुद्ध लाई जा सकती है। इसका लक्ष्य अधिकारी को उसकी सीमा के भीतर रखने के लिए किया जाता है ताकि वे अपनी न्यायिक सीमा का उल्लंघन ना करें। यह मात्र पीड़ित पक्ष द्वारा लाई जा सकती है। यह रिट संबंधित न्यायिक अधिकारी को उस वाद में निर्णय लेने से रोकती है जो वह उसकी शक्ति से बाहर जाकर प्रयोग कर रहा हो। उत्प्रेषण। फोर्थ, उत्प्रेषण। प्रतिषेध रिट के समान ही है परंतु यह किसी आदेश, निर्देश या निर्णय जो किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण ने अपनी शक्तियों से बाहर जाकर दे दिया हो के विरुद्ध लाया जा सकता है, ना कि आदेश निर्देश से पहले ही दे दिया जाता है। अधिकार परीक्षा। यह रिट उस स्थिति में जारी की जाती है जब कोई लोक सेवक किसी पद को ग्रहण करने योग्य है या नहीं, यह प्रश्न उठाया जाता है या कोई भी व्यक्ति ला सकता है। इस मामले में कोर्ट पदासीन व्यक्ति के पद ग्रहण की अधिकारिता का परीक्षण करता है। यदि वह पद के योग्य ना हो तो पद से हटाने का निर्देश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में भेद। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मात्र अनुच्छेद 32 तक सीमित है, यानी केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समय इसका प्रयोग किया जा सकता है, किंतु उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह वैधानिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकता है। इस तरह उच्च न्यायालय की अधिकारिता वृहद है।
सर्वोच्च न्यायालय का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में उपचार दे, परंतु अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को इस प्रकार का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं देता। यह उनके विवेकाधिकार क्षेत्र में आता है। वे चाहे तो राहत दें या तो ना दें। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता पूरे देश पे है, किंतु उच्च न्यायालय मात्र अपने प्रांत संघ क्षेत्र तक सीमित है। फ्रेंड्स, इस तरह जनहित याचिका समाप्त होता है और फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। और फ्रेंड्स, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।